नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम एमएस एक्सेल के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं या फिर आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं तो उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं 35 प्रश्नों से आते हैं। इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े या फिर कोई अन्य बुक से जो है एक्सेल के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल एक्सेल 2010, यानी कि एक्सेल 2010 वर्जन के अंदर कोई फाइल आप सेव करते हैं, कोई वर्कबुक आप सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा। तो यहां पर आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर एक्सेल 2007 इधर 2010 या 2013 यानी कि 2007 से आगे का कोई भी वर्जन है तो उसका एक्सटेंशन नेम होगा डॉट XLSX, यानी कि 2007 से आगे के। अगर 2007 से पुराना एक्सेल का वर्जन है जैसे एक्सेल 2000, 2003 या 2004 है तो उसका एक्सटेंशन नेम होगा सिंपल डॉट XLS। यहां पर आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं। और अगर आपसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सेल, ठीक है, मतलब आपको वर्जन ना दे, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ 2010, अगर यहाँ पे कोई भी वर्ष कोई भी ये ना बताए कि वो कौन सा पैकेज है तो डिफॉल्ट में जो इसका एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है सिंपल डॉट XLS। तो उस समय इसका उत्तर होगा डॉट XLS। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, अगर एक्सेल 2000 है, 2003 है, 2004 है तो XLS होगा। अगर एक्सेल 2007 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है तो उसका एक्सटेंशन नेम होगा डॉट XLSX। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका विंडो होती है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट पैकेज होता है वो प्रत्येक 3 साल के बाद उसका एक नया वर्जन आता है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2007 और 3 10 और 3 13, मतलब हर एक 3 साल के बाद एक नया वर्जन लॉन्च होता है। और लास्ट में आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल विद मैक्रो रिकॉर्डेड, अगर आप उसके अंदर एक्सेल फाइल के अंदर मैक्रो भी रिकॉर्ड किए हुए और मैक्रो के साथ में आप उसको सेव करना चाहते हैं तो उस समय उसका एक्सटेंशन नेम होगा डॉट XLSM। M का मतलब मैक्रो। दूसरा प्रश्न है, वर्कशीट इज आल्सो कॉल्ड एन एरे ऑफ, यानी कि वर्कशीट जो है वो किसका कलेक्शन होती है। तो एरे क्या होता है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो उसमें जो एरे होते हैं, एरे क्या होते हैं, एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एरे जो है डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक्सेल की बात करेंगे तो एरे जो है वो क्या है, वो कलेक्शन, ठीक है, एरे जो है कलेक्शन, जो वर्ड होता है, कलेक्शन जो शब्द होता है उसका एक समानार्थी शब्द है, ठीक है, सिनोनिम है। तो एरे का मतलब होता है कलेक्शन, वर्कशीट जो है वो कलेक्शन है किसका, सेल्स का। तो आप सब जानते हैं कि जो वर्कशीट है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेल्स। तीसरा प्रश्न है, हाउ सेल्स आर नेम्ड इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर जो आपकी वर्कशीट होती है उसके अंदर जो सेल होते हैं उनको किस तरह से नामित किया जाता है, यानी कि प्रत्येक सेल का एड्रेस, उसका नाम कैसे लिखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अल्फा न्यूमेरिकली। अल्फा न्यूमेरिकली यानी कि अल्फाबेट भी होते हैं उसमें और न्यूमेरिकल भी होते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी जो सेल होता है वो तब बनता है जब कोई भी कॉलम और रो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, तब एक सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एग्जाम में आपसे एक सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि बताइए कि एक्सेल के अंदर जो कॉलम होते हैं उनको किस तरह से नामित किया जाता है, किस तरह से उनका नाम दिया जाता है। तो कॉलम को हम लिखते हैं ABCD से और जो आपकी रो होती है उनको हम नंबर से लिखते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रो इन MS एक्सेल 2010। तो MS एक्सेल के अंदर 2010 के अंदर मैक्सिमम कितनी रो होती हैं। तो आप सब जानते हैं जो आपकी वर्कशीट होती है उसमें रो और कॉलम होती हैं, तो उसके अंदर कितनी रो होती हैं। रो कौन सी होती हैं, रो होती हैं आपकी जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है, जो एक के ऊपर दूसरी लाइनें होती हैं इस तरह से, वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो है यहाँ पर एक जो टेबल है इसमें जो इस तरह से लिखे हैं हॉरिजॉन्टल जो है ये आपकी रो है और जो वर्टिकली है, जो सीधे हैं, वो आपके कॉलम है। तो इसी तरह से आपकी वर्कशीट भी होती है। तो इसने पूछा है कि कितनी रो होती हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा 10,48,576, यानी कि 10,48,576, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। लेकिन यहां पर भी आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि यहां पर तो लिखा हुआ है एक्सेल 2010, लेकिन अगर यहां पर पूछ लिया जाता है एक्सेल 2003 या 2004 या फिर पुराना कोई वर्जन, तो उस समय इसका उत्तर क्या होता। तो इसके लिए हम इस टेबल को देखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं हमने यहां पर एक टेबल को जो है यहाँ पे
बनाया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अगर 2007 से पुराना कोई वर्जन है एक्सेल का तो उसके अंदर जो है कितनी रो होंगी वर्कशीट में, उसके अंदर 65,536 रो होंगी और 256 कॉलम होंगे। ठीक है, अगर 2007, 10, 13, 16, 19 कोई भी आगे का वर्जन है उसके अंदर कितनी रो होंगी, उसके अंदर होंगी 10,48,576 रो और 16,384 उसके अंदर कॉलम होंगे। ठीक है, और सेल कैसे बनते हैं, जब हम रो और कॉलम इन दोनों की गुणा करते हैं तो जो उत्तर आता है वो होता है हमारा सेल। सेल जो है बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन पूछ लिया जाता है। पांचवा प्रश्न है विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। एक्सेल स्क्रीन के अंदर जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसके सबसे ऊपर में कौन सा बार होता है, तो वहां पर होता है आपका टाइटल बार, जिसमें हमें पता चलता है कि हमने कौन सी वर्कबुक यानी कि कौन सी एक्सेल फाइल को ओपन किया हुआ होता है। हमारी जो एक्सेल फाइल है उसका नाम हमें सबसे ऊपर जो टाइटल बार होता है वहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है। छठा प्रश्न है विच टैब इज यूज्ड टू इंक्लूड पाइवट टेबल, चार्ट, हाइपरलिंक टू अ स्प्रेडशीट। यानी कि किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है, हमें हाइपरलिंक, चार्ट या फिर पाइवट टेबल को इंक्लूड करना है। इंक्लूड यानी कि उसके अंदर शामिल करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम किस टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे ये जो हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है हमारी एक एक्सेल की स्क्रीन का, तो इसमें जो यहां पर आप देखें जिस पर जो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका टाइटल बार, जहां पर डिफॉल्ट में नाम लिखा होता है बुक 1। आपके एग्जाम जो होते हैं उनमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल के अंदर जो अभी आप वर्कबुक ओपन करते हैं उसके अंदर डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो डिफॉल्ट नेम होता है आपका बुक 1, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरी लाइन होती है, ठीक है, ये होती है आपकी मेन्यू बार, जिस पर आपके होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये सभी टैब होते हैं। इसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा टैब ऐसा है, होम टैब, इंसर्ट टैब की, जिससे हमें जो है हाइपरलिंक और स्प्रेडशीट जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले पाइवट टेबल जो है यहां पर दी गई है, उसके बाद यहां पर चार्ट भी दिए गए हैं और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं लिंक यानी कि हाइपर लिंक भी दिए गए हैं। तो ये सब ऑप्शन हमें मिलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, तो इंसर्ट टैब के अंदर जाकर के हम ये सभी ऑप्शन को हमारी जो टेबल है उसके अंदर इंक्लूड यानी शामिल कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है विच टूल इन एमएस ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। एमएस ऑफिस के अंदर वो कौन सा टूल है जो कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने और लिस्ट बनाने के लिए सबसे सही होता है, तो वो होता है हमारा एमएस एक्सेल, जो कि ऑप्शन बी है। आठवां प्रश्न है हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होती है उसका सिंगल एलिमेंट यानी कि उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई या फिर जो सबसे सिंगल एलिमेंट होता है वो होता है सेल, क्योंकि वर्कशीट जो है एक एक सेल से यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। नौवां प्रश्न है विच टाइप ऑफ की शुड कंबाइन विद कंट्रोल की टू क्रिएट ए मैक्रो की इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो उस मैक्रो को हम जो है एक अलग से शॉर्टकट की नाम भी दे सकते हैं। तो जब हम शॉर्टकट की सेलेक्ट करते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई मैक्रो रिकॉर्ड किया और मैक्रो के अंदर बहुत सारे मैंने काम किए और वो एक फाइल के अंदर हो गई, अब हम चाहते हैं कि वो जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया है एक पर्टिकुलर शॉर्टकट की उसके लिए बनाई जाए कि जब भी मैं उस शॉर्टकट की को प्रेस करूंगा वो हमारा जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया वो ऑटोमेटिकली रन होगा। तो उसके लिए हम किस की का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल की के साथ में अल्फाबेट यानी कि अल्फाबेटिक की का यूज करते हैं। अल्फाबेट यानी कि ए से लेकर जेड तक के किसी भी लेटर का इस्तेमाल करके हमें एक अलग से शॉर्टकट की बना सकते हैं मैक्रो के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट लिया है हमारी एक एक्सेल की स्क्रीन का, जब उसके अंदर हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया, मैक्रो का नाम हमने रखा सोनू और हमने उसके अंदर कोई भी फंक्शन किया। तो यहां पर नीचे आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट की, तो कंट्रोल जो है वो डिफॉल्ट में रहता है कि कंट्रोल तो आपकी रहेगी ही, उसके बाद में आप अल्फाबेट यहां पर चूज कर सकते हैं कोई भी। अगर यहां पर मैंने आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एस लिखा है, वैसे अगर मैं कंट्रोल प्लस एस बटन को लिखूंगा तो क्या होगा, डिफॉल्ट में तो हमारी जो वर्कशीट होगी उसके अंदर जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्लस एस जो है इस तरह से मैक्रो के अंदर ऐड कर देता हूं तो उस पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर जब भी मैं कंट्रोल प्लस एस बटन को प्रेस करूंगा तो हमारी जो फाइल होगी वो सेव नहीं होगी। वो क्या होगी, उसके अंदर जो सोनू नाम का मैक्रो है जो हमने रिकॉर्ड किया वो रन होगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी मैक्रो के लिए हम अलग से एक शॉर्टकट की बना सकते हैं, उसके लिए हमें जो है अल्फाबेट की जो है मिलती है।
10वां प्रश्न है विच बार इज यूज टू डिस्प्ले द सीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्शन पॉइंट लोकेशन इन एमएस एक्सेल। एक्सेल के अंदर कौन सा वो बार होता है जिससे हमें हमारी शीट की इंफॉर्मेशन मिलती है और इंसर्शन पॉइंट यानी कि हमारे कर्सर, हमारा सेल का एड्रेस कहां पर है उसकी डिटेल मिलती है। तो इस प्रश्न का तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, स्टेटस बार। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, इसने कहा है कि शीट इंफॉर्मेशन, तो सीट इंफॉर्मेशन जो हमें कहाँ मिलेगी वो हमें स्टेटस बार से मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है एक स्टेटस बार का हमारी एक्सेल वर्कशीट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। तो ये हमारी शीट है, ये हमें बता रहा है कि इस समय हम जो है शीट 1 के अंदर है, शीट 1 को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो शीट की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई है, ठीक है। और आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें ये भी सवाल पूछा जाता है कि आपकी जो वर्कबुक होती है उसके अंदर आपको डिफॉल्ट में एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट मिलती है, तो डिफॉल्ट में हमें वहां पर 3 वर्कशीट मिलती है और उनका डिफॉल्ट नेम भी पूछ लिया जाता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दूसरा मैं यहाँ पर आप लोग को बताने वाला था कि इंसर्शन पॉइंट लोकेशन। तो इंसर्शन पॉइंट का मतलब होता है कि हमारा कर्सर कहाँ पर है। तो ये जानकारी तो हमें जो है स्टेटस बार से नहीं मिलती है एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आपका एमएस वर्ड होता है उसमें आपको ये जानकारी मिल जाती है कि आपका इंसर्शन पॉइंट कहाँ पर है। तो इस समय जो अगर आपको एक्सेल के अंदर इंसर्शन पॉइंट पूछ लिया जाए तो वो हमें कहाँ पर मिलेगा, वो मिलता है हमें नेम बॉक्स के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारी जो वर्कशीट होती है तो उसका जो सबसे A1 जो सेल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो सबसे पहली लाइन होती है उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते C1 लिखा हुआ है। ये क्या है, ये वो जगह होती है, इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे सेल का एड्रेस कहाँ, हमारा इंसर्शन पॉइंट कहाँ पर है। जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, C1 यानी कि कॉलम नंबर सी और रो नंबर 1 के अंदर हमने इस तीसरे सेल को सेलेक्ट किया है और इसका एड्रेस क्या है, C1 है। यानी कि हमारा इंसर्शन पॉइंट, हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हमारा, ये एक नेम बॉक्स है और कर्सर की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, नेम बॉक्स से मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप, जो आपका नेम बॉक्स है उसके दाएं तरफ में आपको लिखा हुआ मिलेगा F। यहाँ से हमें क्या, यहाँ से हमें उस पर्टिकुलर सेल के फॉर्मूला की जानकारी मिलती है कि अगर हमें किसी सेल के अंदर फार्मूला इनपुट करना है तो उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है कि उस सेल के अंदर कौन सा फार्मूला लिखा गया है। तो इस समय हमने C1 जो सेल है उसको सेलेक्ट किया है और उसके अंदर हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है, इक्वल टू सम A1 और B1, यानी कि A1 सेल और B1 सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका जोड़ हमें C1 सेल के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने C1 सेल को सेलेक्ट करके ये फार्मूला लिखा है। तो फार्मूला बार आपका कहां पर होता है, फार्मूला बार होता है आपके नेम बॉक्स के राइट साइड में, ठीक है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 11वां प्रश्न है विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्लेज द पेजेस एक्जैक्टली एज दे अपीयर व्हेन प्रिंटेड। यानी कि एक्सेल के अंदर वो कौन सा व्यू होता है जो हमें हमारे पेजेस को एक्जैक्टली ऐसा ही दिखाता है जैसे वो प्रिंट होने के बाद हमें दिखाई देंगे। वैसे तो Ctrl+P बटन को प्रेस करके प्रिंट प्रीव्यू में जाकर के भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेज होगा वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा एक और व्यू होता है जिसे हम पेज लेआउट व्यू कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है हमारी एक जो वर्कशीट है उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या, ये एक पेज लेआउट व्यू है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप हमारा जूमिंग स्केल होता है स्टेटस बार के ऊपर उसके, ठीक है, उसमें जो यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये हमारा नॉर्मल व्यू होता है। जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हैं उसके अंदर जो सिंपल आपको वर्कशीट दिखती है वो हमारा नॉर्मल व्यू है, और ये जो दूसरा व्यू है ये हमारा पेज लेआउट व्यू है। और इसी के अंदर में हमारी जो वर्कशीट होती है वो एज इट इज दिखाई देती है जैसे ही हमें प्रिंट होने के बाद दिखाई देगी। तो ये जो दूसरा व्यू है, ये बीच में जो व्यू है ये हमारा कौन सा है, ये पेज लेआउट व्यू है। 12वां प्रश्न है विच टैब इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग अ स्प्रेडशीट। यानी कि एक्सेल के अंदर जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं वर्कबुक को, तो स्प्रेडशीट के अंदर किसी भी जानकारी को एडिट करने के लिए, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको फॉर्मेट करने के लिए हम किस टैब का यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसके लिए हम होम टैब का
यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम होम टैब के अंदर जब क्लिक करते हैं तो वहां पर हमें ऑप्शन मिलते हैं फॉन्ट का, जिससे हम उसकी जो है क्या कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसके टेक्स्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिलता है एडिटिंग का, यानी कि हमारी वर्कशीट के अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, जानकारी को फिल्टर कर सकते हैं, फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर किसी भी जानकारी को ढूंढ सकते हैं। तो ये सब हमें क्या मिलते हैं, एडिटिंग के अंदर मिलते हैं, जो कि सबसे लास्ट में यहाँ पर दिया गया है। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। होम टैब से हम जो है हमारी स्प्रेडशीट के अंदर जो जानकारी उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्जीक्यूट फार्मूला इन एमएस एक्सेल। एक्सेल के अंदर फार्मूला को रन करने के लिए, फार्मूला को एक्जीक्यूट करने के लिए किस सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम सिंपल इक्वल टू, यानी कि जो बराबर का निशान होता है उसका इस्तेमाल करके किसी भी फार्मूला को रन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर इन अ रेंज, यानी कि किस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम जो है हमारी सेलेक्ट की गई रेंज से ये पता लगा सकते हैं कि किस किस सेल के अंदर जो है नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? वो हम करते हैं काउंट फार्मूला का इस्तेमाल करके। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने यहां पर काउंट फार्मूला को अप्लाई किया है। तो हमने क्या किया, A1 सेल के अंदर 10 लिखा, B1 सेल के अंदर 20 वैल्यू लिखी और C1 सेल के अंदर 30 वैल्यू लिखी और D1 जो सेल है उसको हमने खाली छोड़ दिया और E1 जो सेल है उसको सेलेक्ट करके हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिखा इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू का जो चिन्ह होता है, बराबर का जो निशान होता है, उसका इस्तेमाल हम फार्मूला को इनपुट करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे काउंट। काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे सेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे कि ये फार्मूला कितने सेल पर अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर A1 से लेकर D1 तक, ठीक है, इन सभी को जो है माउस के माध्यम से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद किया और एंटर बटन को प्रेस किया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा E1 जो सेल था उसके अंदर हमें कितना आंसर मिला, आंसर मिला 3, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया था, A1 से लेकर D1 तक 4 सेल को सेलेक्ट किया था और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आंसर 3 इसलिए मिला है क्योंकि इसके अंदर केवल जो 3 सेल हैं, केवल उन 3 सेलों के अंदर हमने जो है नंबर को इनपुट किया हुआ है और जो चौथा सेल है वो बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो काउंट क्या करता है, सिर्फ हमारे जो सेल होते हैं उनको काउंट करता है, उनको गिनकर बताता है कि कितने सेल के अंदर जानकारी लिखी हुई है और कितने सेल खाली हैं। 15वां प्रश्न है वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्लेज व्हेन ए फार्मूला इज एंटर्ड इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर जब हम फार्मूला लिखते हैं तो उसका रिजल्ट कहां पर दिखता है? तो आपने देखा था अभी अभी कि हमने जो है एक फार्मूला यूज किया था काउंट का, तो उसका रिजल्ट कहां पर मिला था? तो जिस सेल के अंदर हमने उस फार्मूला का लिखा था उसी सेल के अंदर हमें रिजल्ट मिला था। तो करंट सेल के अंदर, यानी कि जिस सेल में हम फार्मूला लिखेंगे उसी में रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, करंट सेल में ही हमें उसका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होता है। 16वां प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर इनमें से कौन सा डेट और टाइम का फंक्शन है, यानी कि उससे हमें डेट की जानकारी भी मिलती है और समय की जानकारी भी मिलती है। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नाउ कमांड के माध्यम से हमारे सिस्टम के अंदर जो भी समय होता है, जो भी डेट होती है, उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। लेकिन फाइंड, काउंट और मिड ये सब क्या है? ये सब हमारे टेक्स्ट फंक्शन है। 17वां प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस टैब की इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर जो टैब बटन होता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो टैब बटन को प्रेस करने पर क्या होता है? तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वर्कशीट का, जिसमें हमारा जो सेल है वो सबसे पहले सेल एड्रेस में है A1 में। और एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि वर्कशीट का जो सबसे पहला सेल होता है उसका एड्रेस क्या होता है? तो उसका एड्रेस होता है A1, ये भी आपको याद रखना है। तो A1 जब हम किसी भी वर्कशीट को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट में A1 में हमारा कर्सर होता है और जब हम यहाँ पर जो है टैब बटन को प्रेस करेंगे, टैब बटन दबाएंगे, तो हमारा जो कर्सर होता है, जो हमारा सेल होता है, वो अगले कॉलम में चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्टिकली होते हैं वो आपके कॉलम होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो आपकी रो होती है। तो ये क्या हो गया, ये अगले कॉलम में चला जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मूव सेल पॉइंटर टू दी नेक्स्ट कॉलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटर की इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर अगर हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होगा? तो अभी ये आपने देखा था कि टैब बटन प्रेस करने पर हमारा जो कर्सर था वो अगले कॉलम में चला गया था, लेकिन जब हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वर्कशीट का मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है, इसमें A1 सेल में था और उसके बाद जैसे मैंने एंटर बटन को प्रेस किया तो वो क्या हो गया, हमारा जो सेल का कर्सर था वो अगली लाइन में, यानी कि अगली
रो में चला गया, यानी कि रो नंबर 2 में चला गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मूव सेल पॉइंटर टू दी नेक्स्ट रो। 19वां प्रश्न है, विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स है। इसे ओपन करने के लिए हम किस बटन का यूज करते हैं, किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम F5 यानी कि फंक्शन 5 जो बटन होता है उसको प्रेस करके गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है, विच ऑप्शन इन एमएस एक्सेल इज यूज टू डिस्प्ले द रोज दैट मीन सर्टेन कंडीशन। यानी कि एमएस एक्सेल के अंदर किसी कंडीशन के अनुसार किसी रो को दिखाना है। यानी कि आप सब जानते हैं कि वर्कशीट जो होती है उसके अंदर रो होती है, कॉलम होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशन हमारी ज़रूरत के अनुसार, यानी कि जिन रो की हमें ज़रूरत है केवल वही हमें दिखाई जाए, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रो है हमारी ज़रूरत के अनुसार वही दिखाई जाए, तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी टेबल लिखी है जिसमें नाम लिखे हैं सोनू, परवीन, सुमन, ज्योति, और उसमें मैंने इनके मार्क्स लिखे हैं, ठीक है, 20, 20, 30 और 40, यानी कि सोनू और परवीन दोनों के 20-20 अंक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे केवल उन्हीं स्टूडेंट के नाम दिखाई दें जिनके 20 नंबर हैं, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए हम जो क्या करते हैं, फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन बी। अब कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मार्क्स हैं हम इनको हमारे माउस के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। जब हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनको जैसे ही सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक इस तरह से एक छोटी सी मेन्यू दिखाई देती है। उस मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं और वहां पर आपको जाना होता है फिल्टर ऑप्शन के ऊपर। फिल्टर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे फिल्टर बाय सेलेक्टेड सेल वैल्यू। तो सेलेक्टेड सेल वैल्यू पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। वैल्यू का मतलब है कि उसके अंदर जो नंबर है उन नंबर के अनुसार हमें उनको फिल्टर करना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एडिटिंग में जाकर के यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर, मैं यहाँ पर भी जाकर के इसको क्लिक कर सकता हूं। जैसे ही हम फिल्टर बाय वैल्यू पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी जो वैल्यू थी, जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया था, उसके ऊपर इस तरह से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। अब हमें क्या करना होता है, हमें इस पर क्लिक करना होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ देख सकते हैं हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर आपने देखा था कि बच्चों के अंक कितने थे, 20 थे, यानी कि सोनू मोनू के 20 थे, उसके बाद 30 थे और 40 थे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देंगे, हमें यहाँ पर सभी सेलेक्ट दिखाई देंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पर जो है पहले से अनसेलेक्ट कर दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें चाहिए थे कि केवल हमें उन्हीं विद्यार्थियों के नाम जिनके 20 नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, केवल 20 अंकों यानी जिनके 20 अंक हैं उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके बटन पर प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस तरह से एक नई टेबल आपको दिखाई देगी आपकी वर्कशीट के अंदर, जिसमें आपको केवल 2 विद्यार्थियों के नाम दिखाई देंगे, यानी कि आपको केवल उन्हीं विद्यार्थियों के नाम दिखाई देंगे जिनके 20 अंक हैं। तो फिल्टर ऑप्शन किस तरह से काम करता है आपको पता चल गया। 21वां प्रश्न है, विच ऑप्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू रीअरेंज द रोज बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम। यानी कि हमारे एक्सेल के अंदर, ठीक है, जो रो है उनको हमें रीअरेंज करना, अरेंज करना है, ठीक है, किसके आधार पर, उन किसी भी कॉलम के आधार पर। यानी कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं नीचे जो है टेबल लिखी हुई है, ये एक ही टेबल है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी टेबल है ये इसको अरेंज करके बाद में दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते सीरियल नंबर है 1 2 3 4, उसके बाद नाम लिखे हुए हैं अल्फाबेटिकली A to Z, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ABCD। उसके बाद दूसरे में आप देख सकते हैं दूसरी टेबल में DCBA, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, डिसेंडिंग यानी कि Z से लेकर A तक उल्टे अंकों में, नंबरों में, सॉरी उल्टे अल्फाबेट्स में ये लिखे हुए क्रम में, ठीक है। तो अरेंज का मतलब क्या होता है, इनको अरेंज करना होता है, ठीक है, किसके अनुसार, मतलब हमारी जो रो है उनको अरेंज करना है बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम, यानी कि किसी कॉलम के अंदर जो कंटेंट है उसके अनुसार रो को एडजस्ट करना है, रो को अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपने देखा जो रो थी वो ऊपर नीचे हो गई, लेकिन केवल एक ही, ठीक है, जो एक ही क्या था, कॉलम की रो है ऊपर नीचे हुई, ठीक है। तो इनके जो दूसरे सीरियल नंबर थे वो नहीं बदले, केवल क्या हुआ, जो नाम लिखे हुए थे, नाम के अंदर जो हमने सेलेक्ट किया था, केवल उसी की जानकारी जो है अरेंज हुई है।
तो ये किस तरह से हुआ, ये शॉर्ट ऑप्शन के माध्यम से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शॉर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है उसी टेबल को यहाँ पर आपको फिर से दिखाया है, जिसमें आप देख सकते हैं ए बी सी डी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिल्टर के नीचे शॉर्ट का ऑप्शन है, जिसमें हमें ऑप्शन मिलता है शॉर्ट ए टू जेड या फिर जेड टू ए। ठीक है, तो आपने देखा था, तो इस समय तो जो ये ए टू जेड है, अगर हम जेड टू ए कर देते हैं तो ये क्या हुआ, ये डॉग ऊपर आ जाएगा, उसके बाद सी, उसके बाद बॉल, उसके बाद एप्पल, ये उल्टे हो जाएगा, क्रम बदल जाएगा, ये अरेंज हो जाएंगे फिर से। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ऑप्शन काम करता है। 22वां प्रश्न है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट शीट। यानी कि एक्सेल के अंदर जब किसी वर्कशीट को आप ओपन करते हो और आपका जो कर्सर है वो एक्सेल में कहीं पर भी है, ठीक है, तो कहीं पर भी आपने किसी सेल को सेलेक्ट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका जो सेल पॉइंटर है, जो इंसर्शन पॉइंट है, वो बिगिनिंग ऑफ द करंट शीट, यानी कि बिगिनिंग का मतलब होता है सबसे स्टार्टिंग में जो सेल होता है वहां पर पहुंच जाए। तो सबसे स्टार्टिंग में कौन सा सेल होता है, A1 होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो टेबल आपको दिखाई देंगी, ठीक है, इनमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेल है वो इस समय कहां पर है, यहाँ पर C9 जो सेल है उसके अंदर है, यानी कि C कॉलम है और 9 नंबर की रो है। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ शॉर्टकट की के माध्यम से हमें A1 पर पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, उस समय हम कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, इससे हमारा जो सेल एड्रेस होगा वो A1 पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कंट्रोल प्लस होम जो शॉर्टकट की होती है उसके माध्यम से हम हमारे इंसर्शन पॉइंट जो सेल होता है उसको बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट में, ठीक है, पहुंचा सकते हैं, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में लेकर जा सकते हैं। 23वां प्रश्न है इन एमएस एक्सेल डैश डेटा टाइप इज सूटेबल फॉर नेम्स एंड अदर कैरेक्टर सीक्वेंसेस। यानी कि एमएस एक्सेल के अंदर कौन सा डेटा टाइप होता है जो नेम्स के लिए और अदर कैरेक्टर के लिए, ठीक है, यानी कि सभी के लिए बिल्कुल सही रहता है। तो जो आपका टेक्स्ट डेटा टाइप होता है, अगर हम टेक्स्ट डेटा टाइप चूज करते हैं डेटा वैलिडेशन करते समय, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर हम टेक्स्ट को भी, अल्फाबेट को भी इनपुट कर सकते हैं, नंबर को भी इनपुट कर सकते हैं और हमारे स्पेशल सिंबल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डेटा टाइप जो है बिल्कुल सही रहता है, सूटेबल रहता है। 24वां प्रश्न है इन एमएस एक्सेल परमिटिंग डेटा वैल्यूज इन स्पेसिफिक रेंज फॉर एंट्री इन ए सेल इज कॉल्ड डैश ऑफ डेटा। यानी कि एमएस एक्सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो वर्कशीट है उसके अंदर किसी सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर इनपुट हो, ठीक है, उसके अंदर अल्फाबेट इनपुट ना हो, यानी कि ABCD उसके अंदर आप इंसर्ट ना कर सकते, केवल उसके अंदर आप नंबर लिख सकें। तो वो कैसे करेंगे, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर वैलिडेशन रूल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर डेटा वैलिड होगा, वैलिड यानी कि सिर्फ आप नंबर उसके अंदर डालेंगे तो इंसर्ट होगा, अगर अल्फाबेट डालेंगे तो वो नहीं हो, क्योंकि हमें अल्फाबेट चाहिए नहीं, वो डेटा वैलिड ही नहीं है। तो वैलिडेशन के माध्यम से हम जो है किसी भी डेटा वैल्यू को परमिशन दे सकते हैं, उसको परमिट कर सकते हैं कि अगर उसे परमिट होगा तो वो आएगी, अदरवाइज वो नहीं आएगी। 25वां प्रश्न है एमएस एक्सेल सपोर्ट्स डैश टाइप चार्ट। यानी कि एक्सेल के अंदर किस प्रकार की चार्ट हमें मिलती है। तो एक्सेल हमारा जो होता है उसमें किस तरह की चार्ट का हमें सपोर्ट मिलता है। तो एक्सेल के अंदर हम जो है कॉलम चार्ट, बार चार्ट, ऑप्शन बी देख सकते हैं, पाई चार्ट, एरिया, स्टॉक, सरफेस, डाउटनेट, बबल, रडार, इसके अलावा स्कैटर लाइन, तो ऑल ऑफ देम इसका सही उत्तर है। ये सभी प्रकार के चार्ट हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया चार्ट सेक्शन का, तो इसके अंदर आपको कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, ये सब तो मिलते हैं। इसके अलावा आप अदर चार्ट पर जब क्लिक करते हैं तो अदर चार्ट्स पर क्लिक करने के बाद एक नई मेन्यू आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरह से। उसके अंदर आपको स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डाउटनेट, बबल और इस तरह के और रडार चार्ट देखने को मिलते हैं। तो इनमें से किसी भी चार्ट को सिलेक्ट करके आप अपनी एक्सेल की जो वर्कशीट है उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। 26वां प्रश्न है ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक बिकॉज। यानी कि एक्सेल के अंदर जब भी हम किसी फाइल को तैयार करते हैं तो उसे हम वर्कबुक कहते हैं। तो वर्कबुक क्यों कहते हैं, तो वर्कबुक उसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट का कलेक्शन होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी
इट कैन कंटेन मैनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट एंड चार्ट शीट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट है और बहुत सारे चार्ट शीट है, उन सब का वो कलेक्शन है, उसके अंदर वो सब चीजें शामिल है। तो वर्कशीट का कलेक्शन क्या होता है, एक वर्कबुक होती है। 27वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एंटर डेटा इन अ सेल। तो वर्कशीट को जब हम ओपन करते हैं तो मान लीजिए किसी भी सेल के अंदर हमें डेटा को एंटर करना है, उसके अंदर कुछ लिखना है, तो इनमें से किस तरीके का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है प्रेसिंग एन एरो की। तो एरो जो बटन होते हैं, आपने देखा होगा कि जो आपके नंबर बटन होते हैं, न्यूमेरिक कीपैड होता है, उसके लेफ्ट साइड में जो बटन होते हैं एरो बटन, अप डाउन लेफ्ट साइड, तो उनसे भी हम जो है हमारी वर्कशीट के अंदर जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन बी है प्रेसिंग द टैब की। तो टैब बटन के माध्यम से भी हमारे जो सेल होते हैं उनमें जो है, आपने देखा था जब हम टैब बटन को प्रेस करते हैं हम क्या करते हैं, हम अगले कॉलम में हमारा सेल एड्रेस चला जाता है, तो इस तरह से भी हम उसके अंदर जानकारी को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी है प्रेसिंग द एस्केप की। तो ईएससी जो बटन होता है, ईएससी का मतलब होता है एस्केप यानी कि बाहर निकलना, वैसे ये किसी काम नहीं करता है, ठीक है। एक्सेल वर्कशीट को ओपन करने के बाद जब हम एस्केप बटन को प्रेस करते हैं तो इससे कुछ भी काम नहीं होता है। 28वां प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज और कैटेगरीज, यानी कि वैल्यूज को कैटेगरीज में कंपेयर करने के लिए हम किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा चार्ट बिल्कुल सही रहता है। तो इसके लिए जो है हमें जो कॉलम चार्ट होते हैं वो बिल्कुल सही रहता है अगर हमें कैटेगरीज के अनुसार जो है किन्हीं भी वैल्यूज को कंपेयर करना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हमने जो है विद्यार्थियों के मार्क्स लिखे हैं कि किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 90 मार्क्स चाहिए, एससी के स्टूडेंट को 60 मार्क्स चाहिए, ओबीसी को 80 और बीसी को 75। अगर ये टेबल और भी बड़ी होती और भी जानकारी इसके अंदर लिखी होती है तो हमें देखना होता प्रत्येक मार्क्स को पढ़ करके, प्रत्येक स्टूडेंट के नाम को पढ़ के कि किस कैटेगरी के विद्यार्थियों को जो है कितने मार्क्स चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड कर पाते कि सबसे ज्यादा किसको चाहिए और सबसे कम किसको चाहिए। अगर इसी टेबल को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर एक टेबल इस तरह से एक चार्ट बना लेता हूँ इसका, जैसे मैंने यहाँ पर इसका चार्ट बनाया हुआ है कि यहाँ पर हम जो है एक ही नजर में केवल एक ही बार में ये पता लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा अंक किस कैटेगरी के विद्यार्थियों को चाहिए और सबसे कम अंक किस कैटेगरी के विद्यार्थियों को चाहिए। तो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, वैल्यू को कंपेयर करने के लिए जो आपकी कॉलम चार्ट होता है वो सबसे सही रहता है। ये क्या है, आपका एक कॉलम चार्ट, क्योंकि इसके अंदर कॉलम बने हुए होते हैं। 29वां प्रश्न है विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन मेक सिलेक्शन। तो कौन सा सेल पॉइंटर होता है जो इंडिकेट करता है कि आप जो है सिलेक्शन यानी कि किसी भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो अपने जो माउस होता है जब उसको ड्रैग करते हैं अपनी वर्कशीट में, ठीक है, घुमाते हैं, तो जब आप उसको घुमाते हैं तो आपने देखा होगा एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है, उसमें तो आपको एक एरो यानी कि एक तीर का निशान दिखाई देता है, लेकिन वर्कशीट के अंदर एक्सेल के अंदर जब आप उसको ड्रैग करते हैं तो आपको एक प्लस, एक जमा का निशान दिखाई देता है, और वो जो निशान होता है थोड़ा बोल्ड होता है, ठीक है, वो ऐसा दिखाई देता है जैसे डॉक्टर का सिंबल होता है। जब आप किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाओ आप वहां पे आपको एक प्लस जमा का निशान देखने को मिलता है जो कि बिग, जिसे हम बिग प्लस कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है 30वां प्रश्न है विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन फिल सीरीज। तो कौन सा सेल पॉइंटर है जो इंडिकेट करता है कि आप किसी भी सीरीज को फिल कर सकते हो, भर सकते हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्मॉल थिन प्लस साइन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिलेक्शन करने के लिए कौन सा है, तो सिलेक्शन करने के लिए तो हमें बिग प्लस और सिर्फ और सिलेक्शन कर लेके हमें बिग प्लस होगा। अगर हमें पूछे कि भैया सीरीज है, उस सीरीज को फिल करना है, भरना है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम थिन प्लस, थिन का मतलब बिल्कुल पतला और डार्क, एक पतला एक प्लस का निशान और सिंपल जमा का निशान होता है, वो हमें दिखाई देता है जिससे हम सीरीज को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल, आपने ये किया भी होगा एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जनवरी फरवरी मार्च। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आऊंगा, मार्च के नीचे कॉर्नर में यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक प्लस का निशान। ठीक है, ये जो प्लस का निशान ये बोल्ड नहीं होगा, ये थिन होगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बारीक जमा का निशान होता है, जिसके हम जो है इस पर सेलेक्ट करके इसको जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो ये जो सीरीज है ये फिल हो जाएगी, यानी कि अपने आप भर जाएगी। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च मैंने लिख दिया, और उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, ये सारे जो आपके मंथ नेम होते हैं वो यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे। 31वां प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक
के स्प्रेडशीट पैकेज है। ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें स्प्रेडशीट मिलती है जिन पर हम काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 32वां प्रश्न है व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन ए कॉलम और कॉलम डेटा इन ए रो, यानी कि रो के डेटा को कॉलम में और कॉलम के डेटा को रो में बदलने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रांसपोज ऑप्शन मिलता है एमएस एक्सेल के अंदर। ट्रांसपोज यानी कि हम जो है हमारा जो डेटा है उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। 33वां प्रश्न है हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट, जो आपकी स्प्रेडशीट होती है उसके अंदर जो डेटा वो किस तरह से मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप सब जानते हैं स्प्रेडशीट के अंदर क्या होती है, स्प्रेडशीट के अंदर आपके कॉलम होते हैं और रो होते हैं। तो रो और कॉलम में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 34वां प्रश्न है अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड अ डैश फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जब हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम नेस्टेड कहते हैं। 35वां प्रश्न है विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट मैक्रोज इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर मैक्रो को क्रिएट करने के लिए हम किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए या फिर मैक्रो क्रिएट करने के लिए हम विजुअल बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए गए हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं। मैक्स यानी कि मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढने के लिए। उसके बाद है मीडियन यानी कि फाइंड द मिडल नंबर इन ए रेंज, सेलेक्टेड की हुई जो रेंज आपने सेलेक्ट किया है उसके बीच की वैल्यू को देखने के लिए। या फिर नाउ कमांड, नाउ कमांड टाइम को देखने के लिए, सिस्टम के अंदर जो भी टाइम डेट है। उसके बाद टुडे यानी कि जब आप टुडे कमांड का यूज करेंगे उससे क्या होगा, आज की जो भी तारीख होगी वो तारीख आपकी एक्सेल सीट के अंदर जो है इंसर्ट हो जाएगी। SQRT स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। जैसे मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट 9, इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं 9 लिखता हूं तो जिस सेल के अंदर मैं इस तरह से लिखूंगा स्क्वायर रूट 9, उसके अंदर जो हमें करंट में क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, मिलेगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया वर्गमूल। उसके बाद है मिनिमम यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए रेंज, किसी भी सेलेक्ट की हुई रेंज के अंदर सबसे छोटी वैल्यू को निकालने के लिए मिनिमम जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से भी किया जाता है जब हमें पता लगाना होता है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके सबसे कम नंबर हैं। तो सबसे कम नंबर पता करने के लिए भी हम मिनिमम फार्मूला का यूज करते हैं। इसके अलावा दो शॉर्टकट की हमेशा याद रखिएगा, Ctrl+S और F12। Ctrl+S से हम हमारी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं, वर्कशीट को। इसके अलावा F12 यानी कि फंक्शन 12 जो बटन होता है, फंक्शन 12 जो की होती है, उसके माध्यम से हम हमारी जो वर्कशीट है उसको सेव एज कर सकते हैं, या फिर हम सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन भी कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारा आज का वीडियो कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।